अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ गाइटन चैप्टर नंबर 65 और इस पार्ट के अंदर हमने पढ़ा है रिगार्डिंग गैस्ट्रिक सिक्रीशंस। ठीक है। अब ये है कि एग्जैक्टली स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जो टर्म है ये ज़्यादातर स्टमक के लिए ही यूज़ होती है। हमने ये देखना है कि स्टमक के अंदर ऐसी कौन सी सिक्रीशन है और वो कौन से ग्लैंड से और कौन से सेल से वो सिक्रीशंस आ रही हैं और एग्जैक्टली उनका फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले तो हमें ये बताना चाहिए कि बेसिक फंक्शन क्या है। बिफोर गोइंग इनटू दिस टेबल हमें ये बताना चाहिए कि ऐसी स्टोमिक में ऐसा क्या काम होगा। एक तो स्टोमिक का फंक्शन था जी स्टोरेज और मिक्सिंग ऑफ फूड। अब ये देखना है कि स्टोमिक की जो सिक्रीशन है उनका काम क्या है। तो स्टोमिक में ऐसी कौन सी चीज़ की डाइजेशन होनी है कि जिसको हम जहन में रखें तमाम उसके ग्लैंड और सेल्स और सिक्रीशंस के फंक्शन को समझ सकते हैं। तो फर्स्ट लुक एट दिस स्लाइड। बेसिकली स्टोमिक में जो है ना वो प्रोटीन की जो डाइजेशन है ना उसकी गेम है और उस प्रोटीन की डाइजेशन के इर्द गिर्द सारी सिक्रीशंस घूमती हैं, मेजॉरिटी ऑफ द सिक्रीशंस घूमती हैं। ठीक है। और फाइनली वो होगा जी कि जी प्रोटीन ब्रेकडाउन होगा जो हो जाएगी। अब प्रोटीन जैसे ही स्टोमिक में आती है तो हमने फाइनली उसको क्या करना है, उसको हमने प्रोटीन को ब्रेकडाउन कर देना है। और प्रोटीन को ब्रेकडाउन कौन सा एंजाइम करता है, दैट इज पेप्सिन। अच्छा, अब वो पेप्सिन किससे निकलता है, पेप्सिन निकलता है पेप्सिनोजिन से। ठीक है। पेप्सिनोजिन कन्वर्ट होता है इनटू पेप्सिन और पेप्सिन कर देता है प्रोटीन ब्रेकडाउन। अच्छा, अब ऊपर से इतना तो शायद आप लोगों ने सुना होगा जी प्रोटीन है तो पेप्सिन उसे तोड़ेगा और पेप्सिन की जो इनएक्टिवेटेड फॉर्म है वो पेप्सिनोजिन होती है, यानी कि पेप्सिनोजिन से पेप्सिन बनेगा और पेप्सिन आके प्रोटीन की ब्रेकडाउन कर देगा। तो इतनी स्टोरी तो ठीक है। अच्छा, ऊपर से देखते हैं कि होता क्या एग्जैक्टली। हुआ ये कि स्टोमक में आई प्रोटीन, उस प्रोटीन ने सिक्रीट करवाया गैस्ट्रिन हार्मोन फ्रॉम पाइलोरिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिन हार्मोन का क्या काम है, गैस्ट्रिक हार्मोन का काम है बेसिकली HCl की प्रोडक्शन करवाना, एसिड की प्रोडक्शन करवाना फ्रॉम पेराइटल ऑक्जेंटिक सेल्स। और ये HCl क्यों ज़रूरी है प्रोटीन ब्रेकडाउन के लिए, क्योंकि HCl जब होगा तो पेप्सिनोजिन विल बी कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन और पेप्सिन को काम करने के लिए भी एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए और फिर पेप्सिन साहब प्रोटीन की ब्रेकडाउन कर देंगे। कहानी यह है कि प्रोटीन आई स्टोमिक में, प्रोटीन को तोड़ने के लिए हमें एंजाइम चाहिए पेप्सिन। और पेप्सिन उस वक्त तक काम नहीं करता जब तक एसिडिक एनवायरनमेंट ना हो। जब एसिडिक एनवायरनमेंट हो तभी पेप्सिन काम करता है और तभी जो पेप्सिन की इनएक्टिवेटेड फॉर्म है जो कि है पेप्सिनोजिन, तभी पेप्सिनोजिन पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट होगा। तो उसके लिए हमें चाहिए एसिडिक एनवायरनमेंट और वो एसिडिक एनवायरनमेंट कौन बनाता है, गैस्ट्रिन हार्मोन। अच्छा, अभी गैस्ट्रिन हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होता है, ये पाइलोरिक ग्लैंड से सिक्रीट होता है इन द स्टोमक। HCl कहाँ से सिक्रीट होता है, ये पेराइटल ऑक्जेंटिक सेल्स इन द स्टोमक, जिसका जिक्र भी पीछे टेबल में आएगा। पेप्सिनोजिन कहाँ से सिक्रीट होता है, ये सिक्रीट होता है फ्रॉम पेप्टिक चीफ सेल्स। तो ये पाइलोरिक ग्लैंड, पेराइटल ऑक्जेंटिक सेल और पेप्टिक चीफ सेल दोनों ही अंडरलाइन किए हुए हैं, दोनों ही ग्रीन में लिखे हुए हैं। तो दीज आर बेसिकली ग्लैंड्स और सेल्स जो कि प्रोड्यूस कर रहे हैं ये गैस्ट्रिन, HCl और पेप्सिनोजिन को। ठीक है। अब इन सारे पाइलोरिक ग्लैंड का भी नाम आएगा टेबल में, पैराइटल ऑक्जेंटिक सेल्स का भी नाम आएगा, पेप्टिक चीफ सेल्स का भी नाम आएगा। तो ये सारी स्टोरी इंटर रिलेटेड है। ठीक है। इसको अभी पॉज करो, इसको याद कर लो, तो इसके बाद सारा टेबल और सारा कुछ बहुत फ्लो होगा। प्रोटीन की डाइजेशन के लिए पेप्सिन चाहिए। पेप्सिन की पेप्सिनोजिन से पेप्सिन तब बनता है जब होता है एसिडिक एनवायरनमेंट और वो एसिडिक एनवायरनमेंट कौन बनवाता है, वो बनवाता है गैस्ट्रिन। तो जैसी प्रोटीन आती है वो गैस्ट्रिन की सिक्रीशन को स्टिमुलेट कर देती है। ठीक है। गैस्ट्रिन के ग्लैंड्स कौन से हैं, पाइलोरिक ग्लैंड। HCl कहाँ से प्रोड्यूस होता है, पेराइटल ऑक्जेंटिक सेल से। पेप्सिनोजिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, पेप्टिक चीफ सेल से। याद हो गया। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द टेबल। अच्छा जी, हमारे पास अब ग्लैंड्स कौन से कैसे, हमारे पास एक तो ऑक्जेंटिक ग्लैंड है और दूसरा हमारे पास पाइलोरिक ग्लैंड है। ठीक है। ऑक्जेंटिक ग्लैंड कहाँ पे होता है, बॉडी और फंडस पे। पाइलोरिक ग्लैंड्स कहाँ पे होते हैं, एंट्रम पे। एंट्रम कौन सा पार्ट है, एंट्रम आखिरी पार्ट होता है स्टोमिक का। और बॉडी और फंडस तो आप लोगों को पता है कि वो फर्स्ट 2/3 हाफ को हम कलेक्टिवली बॉडी एंड फंडस कह रहे हैं। ठीक है। अब ऑक्जेंटिक सेल्स बेसिकली एसिड फॉर्मिंग सेल्स होते हैं और ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स को हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी कहते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि ऑक्जेंटिक ग्लैंड जो है वो एग्जैक्टली उसके अंदर क्या क्या होता है, कौन से सेल होते हैं। ठीक है। एक तो ऑक्जेंटिक ग्लैंड है, दूसरे
पाइलोरिक ग्लैंड। ऑक्जेंटिक ग्लैंड को पहले देखते हैं कि उसके अंदर कौन से सेल्स हैं। तो ऑक्जेंटिक ग्लैंड में 3 तरह के सेल होते हैं। नंबर 1 म्यूकस नेक्स सेल, नंबर 2 पेप्टिक चीफ सेल्स, नंबर 3 पेराइटल ऑक्जेंटिक सेल्स। अब म्यूकस नेक्स सेल क्या करेंगे, आपको पता है म्यूकस प्रोड्यूस करेंगे। ये पेप्टिक चीफ सेल्स, ये नाम कहाँ सुना है आपने? पेप्टिक, अभी पिछली स्लाइड में हमने देखा था, पेप्सिनोजिन बनाता है। पेराइटल ऑक्जेंटिक सेल्स क्या करते थे? एसिड सिक्रीट करता था। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अच्छा, अब ये जो पूरा ऑक्जेंटिक ग्लैंड है ना, ये इस तरह होता है। पूरा ऑक्जेंटिक ग्लैंड है, ये सारा इस तरह ट्यूबुलर ग्लैंड है। अब इसके अंदर कुछ ये म्यूकस नेक सेल्स हैं, ये जो सेल्स हैं ये ऑक्जेंटिक और पेराइटल सेल्स हैं। ये वाले पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स हैं जो एसिड सिक्रीट करते हैं, वो ये हैं। और फिर नीचे आए तो यहाँ पे हमारे पास पेप्टिक और चीफ सेल्स हैं जो पेप्सिनोजिन बनाते हैं। अच्छा, अब प्रोडक्ट्स को हम यहाँ पे टेबल में जो मैं जिक्र कर रहा हूँ वो सारी आगे लिख देते हैं। म्यूकस नेक सेल्स क्या सिक्रीट करता है? म्यूकस। प्राइमरीली म्यूकस नेक सेल्स क्या सिक्रीट करता है? म्यूकस। म्यूकस के साथ थोड़ा बहुत पेप्सिनोजिन भी सिक्रीट कर देता है, मगर पेप्सिनोजिन सिक्रीट करना मेनली पेप्टिक चीफ सेल्स का काम है। पेप्सिनोजिन सिक्रीट करना पेप्टिक चीफ सेल्स का काम है। पेप्टिक से पेप्सिनोजिन, अब इस तरह याद रखो, इधर इसमें भी पेप आता है और इसमें भी पेप आता है। तो पेप्सिनोजिन कौन सिक्रीट करता है? पेप्टिक सेल्स। पेप्टिक सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं? पेप्सिनोजिन। और पेप्टिक सेल्स को हम चीफ सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो पेप्सिनोजिन है यही थोड़ा बहुत ऊपर म्यूकस नेक सेल्स भी थोड़ा सा पेप्सिनोजिन सिक्रीट कर देते हैं। पेराइटल ऑक्जेंटिक सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं? पेराइटल ऑक्जेंटिक सेल्स मैंने बताया था, ये HCl सिक्रीट करते हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करते हैं, ये एसिड सिक्रीट करते हैं बेसिकली। ठीक है, और इन पेराइटल सेल्स को हम ऑक्जेंटिक सेल्स भी कहते हैं। दूसरा, पेराइटल सेल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिक्रीट करते हैं जो कि इंट्रिंसिक फैक्टर। और इंट्रिंसिक फैक्टर का काम विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में है। ठीक है, तो अगर हम अभी तक देखें तो क्या स्टोरी हमारे पास आई? म्यूकस नेक्स्ट सेल्स म्यूकस बनाएंगे, पेप्टिक चीफ सेल्स पेप्सिनोजिन बनाएंगे, पेराइटल ऑक्जेंटिक सेल्स HCl बनाएंगे। और आपको पता है ये HCl क्यों जरूरी है? ये पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट कराने के लिए ज़रूरी है, और पेप्सिन प्रोटीन की डाइजेशन करवाएगा। और म्यूकस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एसिडिक जो एनवायरनमेंट हो जाएगा स्टोमक के अंदर, वो कहीं स्टोमक की अंदर वाली लाइनिंग को डिस्ट्रॉय ना कर दे। तो इसलिए स्टोमक की अंदर जो लाइनिंग है उसके ऊपर कोई प्रोटेक्टिव म्यूकस की लेयर होनी चाहिए। और इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है? इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन करवाता है। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा जी, अब पेप्सिनोजिन जो है इसका मोलेकुलर वेट 42,500 यूनिट्स है। ठीक है, और पेप्सिनोजिन किस में कन्वर्ट होता है? पेप्सिन के अंदर इनके फंक्शंस आ गए हैं। और पेप्सिन का मोलेकुलर वेट क्या है? 35,000। पेप्सिनोजिन का 42,500 और इसका 35,000। तो पेप्सिनोजिन टूट के पेप्सिन बनता है, या पेप्सिनोजिन इज एन इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन। अब पेप्सिन साहब क्या है? पेप्सिन ने प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है, तो दिस इज अ प्रोटियोलिटिक एंजाइम। वो एंजाइम जो प्रोटीन को का लाइसिस करे, यानी कि तोड़े, प्रोटियोलिटिक एंजाइम। अच्छा, अब पहले मैंने जिक्र किया था कि एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए, और एसिडिक एनवायरनमेंट में ही पेप्सिन अच्छी तरह काम करता है। तो पेप्सिन वर्क्स ऑप्टिमली एट 1.8 to 3.5 pH। बड़ी ज़बरदस्त एसिडिक pH पे ये ऑप्टिमली काम करता है। और कितनी? 1.8 to 3.5 pH। अच्छा, अब अगर pH बढ़ता बढ़ता लेस एसिडिक हो जाए या टुवर्ड्स न्यूट्रल उसकी तरफ चला जाए, यानी कि pH 5 से अगर ऊपर हो जाए, तो फिर ये पेप्सिन अपना काम करना बंद कर देता है। आपको पता है ना, मैंने भी बताया कि पेप्सिन को काम करने के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए। तो जैसे ही एसिडिटी कम होती जाएगी या पीएच बढ़ता जाएगा, तो पेप्सिन काम करना बंद कर देगा। और अबव पीएच 5 से ज़्यादा जब भी पीएच होगी स्टोमक की, तो पेप्सिन अपना काम करना बंद कर देगा। ठीक है, अच्छा जी, अब ये जो HCl प्रोड्यूस हो रहा है इसकी पीएच कितनी होती है? तो है ही HCl, इसकी पीएच तो बड़ी कम होगी, फुल एसिडिक है ही एसिड। तो इसकी पीएच अराउंड मिनिमम पीएच 0.8 तक भी पहुंच जाती है। जो HCl का जो सोल्यूशन सिक्रीट होता है ना, उसकी पीएच 0.8 तक भी पहुंच जाती है। ठीक है, अब आगे दो मज़ेदार चीज़ें डिस्कस करते हैं। दूसरी चीज़, एक तो HCl प्रोड्यूस कर रहा था पेराइटल सेल्स, दूसरा पेराइटल सेल्स इंट्रिंसिक फैक्टर भी प्रोड्यूस कर रहा है। इंट्रिंसिक फैक्टर का क्या काम है? इंट्रिंसिक फैक्टर का काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन करवाता है इंट्रिंसिक फैक्टर।
और अगर किसी तरह ये पैराइटल सेल्स डैमेज हो जाएं तो क्या होगा? इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं प्रोड्यूस होगा और विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, और उस केस को हम कहते हैं पर्निशियस एनीमिया। ठीक है, अगर पैराइटल ऑक्जेंटिक सेल्स डैमेज हुए तो इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनेगा, इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनेगा तो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो एनीमिया हो जाएगा, और इस स्पेसिफिक एनीमिया को हम कहते हैं पर्निशियस एनीमिया। मगर उसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, अगर पैराइटल ऑक्जेंटिक सेल्स डैमेज हो गए तो HCl भी प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा, और HCl प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा तो उस कंडीशन को कहते हैं एक्लोरहाइड्रिया। ए किसी चीज़ के साथ लग जाए तो उसका मतलब है एब्सेंस, तो एब्सेंस ऑफ एसिडिटी, एक्लोरहाइड्रिया। ठीक है, तो ये इस तरह। अच्छा, अब ये यहाँ पे देखते हैं कि स्टिमुलेटेड बाय, कि ये जो म्यूकस नेक सेल्स हैं, पेप्टिक चीफ सेल्स, पैराइटल सेल्स, और उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं म्यूकस, पेप्सिनोजन और HCl, इंट्रिंसिक फैक्टर, ये तमाम ये किससे स्टिमुलेट होते हैं? तो ये तमाम के तमाम को एसिटाइल कोलिन यानी कि पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन भी इन्हें स्टिमुलेट करती है। गैस्ट्रिन हार्मोन, जिसका पिछली स्लाइड में जिक्र किया था कि गैस्ट्रिन हार्मोन जो प्रोटीन आता है तो गैस्ट्रिन सिक्रीट होता है, और गैस्ट्रिन वो HCl की सिक्रीशन कराएगा, तो गैस्ट्रिन हार्मोन भी इन तमाम सेल्स की स्टिमुलेशन करता है फॉर देयर सिक्रीशन। और नंबर 3 पे एक नई चीज़ है हिस्टामीन, हिस्टामीन भी इन तमाम चीज़ों की सिक्रीशन में हेल्प करता है। अच्छा भाई, तो हमारे पास 3 चीज़ होगी, एसिटाइलकोलिन, गैस्ट्रिन, हिस्टामिन। इसमें भी देखो एसिटाइलकोलिन, गैस्ट्रिन, हिस्टामिन, इसमें भी एसिटाइलकोलिन, गैस्ट्रिन, हिस्टामिन, तो इस सारे में ही एसिटाइलकोलिन, गैस्ट्रिन और हिस्टामिन है। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा मैं पूछूं, सबसे ज़्यादा गैस्ट्रिन का इफेक्ट किस पे होगा? म्यूकस नेक सेल पे होगा, पेप्टिक सेल से होगा, पैराइटल ऑक्जेंटिक सेल पे होगा? अब आपको पता है गैस्ट्रिन जो है, ये जो गैस्ट्रिन है, इसका प्राइमरी काम क्या है? इसका काम तो HCl की प्रोडक्शन करवाना है ना। तो जब ये HCl की प्रोडक्शन करवाता है तो इसका मतलब है सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली ये पैराइटल ऑक्जेंटिक सेल्स हैं जो विच विल बी स्ट्रांगली स्टिमुलेटेड बाय गैस्ट्रिन हार्मोन। एंड सिमिलर इज द केस विद हिस्टामीन। हिस्टामीन भी जब रिलीज होता है तो इट स्ट्रांगली स्टिमुलेट्स द पैराइटल ऑक्जेंटिक सेल्स। अच्छा, इसके अलावा गौर करो तो गैस्ट्रिन और जिस तरह यहाँ पे है कि गैस्ट्रिन और हिस्टामीन स्ट्रांगली स्टिमुलेट करते हैं पैराइटल ऑक्जेंटिक सेल्स को, तो इसके वाइस वर्सा है केस कि गैस्ट्रिन और हिस्टामीन will have little effect on the secretion of mucous neck cells and peptic chief cells। ठीक है, तो उस पर उनका मिनिमल इफेक्ट होता है। ठीक है, अभी तक हमने ये पढ़ा कि 2 तरह के सेल्स हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स एंड पाइलोरिक ग्लैंड्स। ऑक्जेंटिक ग्लैंड जो हैं वो म्यूकस नेक सेल से बने हैं जो मेनली प्रोड्यूस करते हैं म्यूकस। पेप्टिक चीज सेल्स प्रोड्यूस करते हैं पेप्सिनोजन, और तीसरे हैं पैराइटल ऑक्जेंटिक सेल्स जो HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं। पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट होकर प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी करेगा और बड़ा ज़बरदस्त एसिडिक एनवायरनमेंट ऐसे चाहिए। HCl जो है वो जाहिर बात है बड़ा ज़बरदस्त एसिडिक है, तो उसकी इसका जो HCl का सोल्यूशन है उसकी pH ही 0.8 तक चली जाती है। अब इंट्रिंसिक फैक्टर का क्या काम है? इंट्रिंसिक फैक्टर का काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। अच्छा, अब अगर पैराइटल ऑक्जेंटिक सेल्स डैमेज हो जाएं तो HCl इंट्रिंसिक फैक्टर दोनों नहीं प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से एक्लोरहाइड्रिया और एब्सेंस ऑफ विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन विच इज पर्निशियस एनीमिया, ये हो जाएगा। अब ये तमाम सेल्स स्टिमुलेट होते हैं एसिटाइलकोलिन, गैस्ट्रिन और हिस्टामीन से। अब जो गैस्ट्रिन और हिस्टामीन है वो स्ट्रांगली स्टिमुलेट करती है पैराइटल ऑक्जेंटिक सेल्स को और वीकली स्टिमुलेट करती है म्यूकस नेक सेल्स और पेप्टिक चीफ सेल्स को। तो ये कहानी थी इसकी ऑक्जेंटिक सेल्स की। आगे चलते हैं पाइलोरिक ग्लैंड। भाई पाइलोरिक ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है? पाइलोरिक ग्लैंड के सेल्स तो अलग से नहीं है, इसको हम डायरेक्ट इसकी प्रोडक्ट्स में आते हैं। पाइलोरिक ग्लैंड म्यूकस प्रोड्यूस करता है जिस तरह ऊपर भी हो रहा था, पेप्सिनोजन प्रोड्यूस करता है जिस तरह ऊपर हो रहा था, मगर सबसे स्पेसिफिक काम जो है पाइलोरिक ग्लैंड का वो है गैस्ट्रिन की सिक्रीशन। वो गैस्ट्रिन जो इन तमाम को स्टिमुलेट करता है और सबसे ज़्यादा पैराइटल ऑक्जेंटिक सेल्स को स्टिमुलेट करता है फॉर HCl प्रोडक्शन। तो पाइलोरिक ग्लैंड जो कि एंट्रम में है, दीज secrete म्यूकस, पेप्सिनोजन एंड गैस्ट्रिन। अच्छा, सारों के फंक्शन तो हमने बता दिए थे, म्यूकस का तो फंक्शन नहीं बताया। म्यूकस का फंक्शन इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपको पहले ही पता है कि ये प्रोटेक्टिव लेयर करता है, अल्कलाइन सॉल्यूशंस होते हैं इसके पास, एसिडिटी को कम करता है, बोलस बनाता है, तो ये सारे फंक्शन जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, तो ये इसका अगर ये टेबल सही लग रहा है तो बेशक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब हम मूव करते हैं आगे की तरफ।
और वो है गैस्ट्रिन का। गैस्ट्रिन का जो है वो इट स्टिमुलेट्स गैस्ट्रिक सेक्रेशन, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा जी, अब जिस तरह मैंने स्टार्ट में स्लाइड में बताया था कि असल गेम कहानी शुरू होती है प्रोटीन ज्ञान से। तो प्रोटीन जैसे ही आता है, साथ ही प्रोटीन पाइलोरिक ग्लैंड से, ये वाले पाइलोरिक ग्लैंड से गैस्ट्रिन स्टिमुलेट कराता है। तो ये मैं दोबारा ये स्लाइड रन कर रहा हूँ विद अ लिटिल मोर डिटेल देन बिफोर। प्रोटीन आई स्टोमिक में उसने गैस्ट्रिन सिक्रीट करा दिया फ्रॉम पाइलोरिक ग्लैंड। अब गैस्ट्रिन ने HCl सिक्रीट कराना है। एक्चुअली गैस्ट्रिन डायरेक्टली HCl सिक्रीट नहीं करवा देता फ्रॉम ऑक्जेंटिक सेल्स, बल्कि गैस्ट्रिन क्या करता है, पहले एंटेरोक्रोमैफिन सेल्स को सिक्रीट करता है। वो एंटेरोक्रोमैफिन सेल्स हिस्टामीन की सिक्रीशन करवाते हैं। वो हिस्टामीन जाके पेराइटल ऑक्जेंटिक सेल्स पे लगता है और HCl की सिक्रीशन करवाता है। और वो HCl फिर पेप्सिनोजन को पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट करता है। और ये पेप्सिनोजन साहब कहाँ से निकलते हैं, सोचो, पेप्टिक चीफ सेल से निकलते हैं पेप्सिनोजन साहब, ठीक है। ये पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाएगा पेप्सिन के अंदर, और पेप्सिन वो एंजाइम है जो बेसिकली प्रोटीन की ब्रेक डाउन करवा देता है। सो इस तरह स्टोरी ये हुई कि प्रोटीन ने फाइनली अंदर आया और पेप्सिन को एक्टिवेट किया और पेप्सिन ने प्रोटीन ब्रेक डाउन कर दी। अच्छा, अब ये तो सिंपल कहानी होगी है। ये सारी वही स्लाइडें जो स्टार्ट में मैंने आपको दिखाई थी। 2 पॉइंट्स में ऐड हुए कि गैस्ट्रिन डायरेक्टली HCl की सिक्रीशन नहीं करा रहा, बल्कि गैस्ट्रिन पहले एंटेरोक्रोमैफिन सेल्स को एक्टिवेट कर रहा है। वो एंटेरोक्रोमैफिन सेल्स हिस्टामीन रिलीज करा रहे हैं और वो HCl की प्रोडक्शन बढ़वा रहे हैं फ्रॉम पैराइटल ऑक्जेंटिक सेल्स, ठीक है। अब इसके बीच में ना 2-3 मज़ेदार से और मैकेनिज्म हैं जो भी आप याद रख लो, अक्सर आ जाते हैं MCQs में। अब ये जो HCl साहब है, ये HCl पता है करता है, ये जो एंटेरिक नर्वस सिस्टम है ना GI का, उसको जाके एक्टिवेट करता है। और वो एंटेरिक नर्वस सिस्टम अपॉन एक्टिवेशन एसिटाइल कोलिन रिलीज करता है, और वो एसिटाइल कोलिन फिर आगे आके पेप्सिनोजन की सिक्रीशन को मजीद बढ़ा देता है, ठीक है। पेप्सिनोजन पढ़ा था ना, पेप्सिनोजन सिक्रीट किस तरह होता है, ये तो यहाँ पे हमने डिस्कस ही नहीं किया। यहाँ पे तो हमने सिर्फ स्टार्ट में ये डिस्कस किया था ना कि HCl आता है और वो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है और पेप्सिन प्रोटीन ब्रेक डाउन कर देता है। मगर मैं बता रहा हूँ कि पेप्सिनोजन को स्टिमुलेट कौन करेगा, उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा कौन करेगा, तो वही होता है कि HCl ही करेगा। किस तरह, इनडायरेक्टली। HCl एंटायरिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, एंटायरिक नर्वस सिस्टम एसिटाइलकोलिन को एक्टिवेट करेगा और एसिटाइलकोलिन पेप्सिनोजन को एक्टिवेट को प्रोड्यूस करवाती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो एंटेरिक नर्वस सिस्टम है वो डायरेक्टली हिस्टामीन की प्रोडक्शन भी बढ़ा देता है, ठीक हो गया। तो छोटे छोटे इट्सी बिट्सी पॉइंट्स को याद कर लो, मेजर कॉन्सेप्ट तो मेरे ख्याल से आप लोगों को आ गया। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा जी, अब ये जो HCl साहब प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, मैं इस HCl की बात कर रहा हूँ। तो HCl एग्जैक्टली प्रोड्यूस किस तरह होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है। तो HCl की प्रोडक्शन का मैकेनिज्म जनाब कुछ ही है। अगर हम ये देखें तो ये पैराइटल सेल है, ये बाहर वाला एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट है, और ये पैराइटल सेल ने हाइड्रोजन को सिक्रीट कर देना है इनटू दी ल्यूमन, ठीक हो गया, इनटू दी ल्यूमन ऑफ इन फ्रंट ऑफ पैराइटल सेल्स। तो अब हुआ ये जी हाइड्रोजन आयन स्क्रीट होने बाहर। अभी हाइड्रोजन आयन बनेगा किस तरह, होगा ये कि वाटर ब्रेक डाउन होगा इनटू OH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। H पॉजिटिव वहां से निकल के थ्रू हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase, ये हाइड्रोजन चला जाएगा इनटू ल्यूमन। पीछे जो बच गया OH, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके बाइकार्ब बना देगा। वो बाइकार्ब बाहर बाहर निकल जाएगा थ्रू बाइकार्ब क्लोराइड एक्सचेंजर। बाइकार्ब एक नेगेटिव आयन बाहर चला गया, क्लोराइड अंदर आ गया। अच्छा, अब ये क्लोराइड जो अंदर आ गया है, और कुछ क्लोराइड यहां से भी अंदर आ रहा है डिफ्यूजन के थ्रू, ये दोनों क्लोराइड जाके चले जाएंगे इनटू दी ल्यूमन, और उस ल्यूमन में जाके ये हाइड्रोजन आयन और ये क्लोराइड आयन, ये दोनों मिलके HCl बना देंगे, ठीक है। अब इसके अलावा 2-3 चीज़ें और हैं, वो ये भी हम डिस्कस करते हैं कि सोडियम पोटेशियम ATPase भी इसकी बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पे काम कर रहा है। वहाँ से सोडियम बाहर गया, पोटेशियम अंदर आया। वो पोटेशियम फिर यहाँ से फिर इतना ज़्यादा अंदर इकट्ठा हो जाता है कि वो लीक करके वो पोटेशियम जाना शुरू हो जाता है ल्यूमन के अंदर, ठीक है। और वहाँ से किसी हद तक वापस अंदर आ जाता है वाया हाइड्रोजन पोटेशियम जो एक्सचेंजर था। अब ये जो सोडियम यहाँ से बाहर गया तो सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन अंदर कम हो जाएगी और सोडियम यहाँ से खींचा यहाँ तक आ जाएगा। अब फाइनली अगर हम देखें
तो हाइड्रोजन आयन भी यहाँ चला गया है, क्लोराइड आयन भी यहाँ चला गया, और दोनों की कॉन्सेंट्रेशन भी बड़ी ज़बरदस्त है। तो ये आप ये उधर से वाटर को भी अपने साथ खींच लेंगे थ्रू ऑस्मोसिस। इस स्लाइड में काम की बात में सिर्फ एक दो ही है कि पाराइटल सेल ने HCl कैसे प्रोड्यूस करना है। उसने HCl कैसे प्रोड्यूस करना है, वाटर को ब्रेक डाउन करेगा, हाइड्रोजन आयन बन जाएगा वाटर की ब्रेकडाउन से, और हाइड्रोजन आयन को ल्यूमेन के अंदर फेंक देगा। अब HCl तो क्लोराइड कहाँ से आएगा, क्लोराइड जनाब ये जो OH है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर बाइकार्ब बनाएगा, वो बाइकार्ब जाएगा बाहर, और उस बाइकार्ब की रिप्लेसमेंट में एक नेगेटिव आयन जो है क्लोराइड वो आएगा अंदर। तो यहाँ से भी क्लोराइड आ गया अंदर, और फिर क्लोराइड वैसे भी डिफ्यूज करके पाराइटल सेल्स के अंदर घुस रहा होता है, और पूरी ट्रांसाइटोसिस करके अलॉन्ग विद दिस क्लोराइड ये क्लोराइड चला जाता है इनटू द ल्यूमन में जाके हाइड्रोजन और क्लोराइड आपस में मिलकर HCl बना देते हैं। बाकी छोटी छोटी चीज़ें हैं जी कि उसके पीछे फिर वाटर भी उसके पीछे आ जाता है, और क्या कहते हैं जी कि सोडियम पोटेशियम ATPase काम करता है। जब सोडियम अंदर से कम हो जाएगा तो सोडियम ल्यूमन से पाराइटल सेल की तरफ पाराइटल सेल के अंदर आएगा, फिर यहाँ से निकल जाएगा बाहर। और जो पोटेशियम जो अंदर आया था वो पोटेशियम अंदर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो लीक करना शुरू हो जाता है इनटू द ल्यूमन। तो ये था जी मैकेनिज्म ऑफ HCl। अब हम इसके बाद डिस्कस करते हैं फेजेस ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन। फेजेस ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन से मुराद ये है कि कि गैस्ट्रिक सिक्रीशन कब कब होगी। अच्छा, कब कब होगी से क्या मुराद है, तो ये 3 फेज हैं, एक सिफेलिक फेज है, गैस्ट्रिक फेज है, एक इंटेस्टाइनल फेज है। और ये बड़ी मजेदार चीज है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन सिर्फ तब ही नहीं होंगी जब फूड स्टोमक के अंदर आ जाएगा, गैस्ट्रिक सिक्रीशन तब भी शुरू हो जाएंगी जब अभी फूड स्टोमक के अंदर नहीं आया। तो जब फूड स्टोमक के अंदर नहीं आया और गैस्ट्रिक सिक्रीशन होनी शुरू हो गई है, फॉर इंस्टेंस मैंने कोई खाना देखा और मैंने कहा बड़ा मज़ेदार है और मेरी गैस्ट्रिक सिक्रीशन ज़्यादा सिक्रीट होनी शुरू हो गई, तो ये सिफेलिक फेज है, क्योंकि अभी फूड स्टोमक के अंदर गया नहीं। जब वही फूड मैं च्यू करूँगा और स्टोमक के अंदर चला जाएगा, तो फिर उस फूड के स्टोमक के अंदर जाने की वजह से जो सिक्रीशन निकलेंगी उसे हम कहेंगे गैस्ट्रिक फेज। और तीसरा वो है जब फूड स्टोमक से एम्प्टी हो जाता है इंटेस्टाइन के अंदर, और उसके बावजूद इंटेस्टाइन पीछे स्टोमक को कोई इंपल्स भेजती है कि जी ये सिक्रीट कर दो, ये सिक्रीट ना करो, तो उसे हम कहते हैं इंटेस्टाइनल फेज। एक एक करके तीनों डिस्कस कर लेते हैं। सिफेलिक फेज अगर मोटा में देखें तो ये वेगस नर्व के थ्रू काम करता है। सिफेलिक यही है कि आपने अभी सोचा, खाने को देखा और वहां से ब्रेन से इंपल्स गई जी स्टोमक को और काम शुरू हो गया। गैस्ट्रिक फेज क्या है, जब खाना स्टोमक के अंदर आया। ये 3 तरह का होता है, वेगल रिफ्लेक्स, गैस्ट्रिन हिस्टामिन स्टिमुलेशन और लोकल नर्वस सिक्रेटरी रिफ्लेक्स। गैस्ट्रिक फेज में क्या होता है कि सबसे पहले तो लोकल नर्वस सिक्रेटरी रिफ्लेक्स आ जाता है, यानी कि जो इसका अपना नर्वस सिस्टम है उसका रिफ्लेक्स जो है वो भी गैस्ट्रिक सिक्रीशंस करा रहा है ना, तो वो भी गैस्ट्रिक फेज में आता है। दूसरा, फूड के स्टोमक में आने से और किस किस तरह सिक्रीशंस बढ़ेंगी स्टोमक की, तो वो है वेगल रिफ्लेक्स। वेगस नर्व होती है ना, पैरासिम्पैथिक नर्व, तो उसका रिफ्लेक्स उसको कहते हैं वेगल रिफ्लेक्स। और आपको पता है कि पैरासिम्पैथिक स्टिमुलेशन जब भी ज़्यादा हो तो सिक्रीशंस बढ़ जाती हैं। तीसरे नंबर पर है जो हमने अभी पिछले स्लाइड्स में डिस्कस किया है, गैस्ट्रिन का रोल। गैस्ट्रिन जो है, और गैस्ट्रिन हिस्टामिन स्टिमुलेशन सिस्टम, ठीक है, तो गैस्ट्रिन हिस्टामिन स्टिमुलेशन से भी आपका गैस्ट्रिक सिक्रीशंस बढ़ जाती हैं ड्यूरिंग गैस्ट्रिक फेज। तीसरे हमारे पास आ जाते हैं इंटेस्टाइनल फेज। वो काम ही 2 तरह करता है जी, या तो वो नर्वस सिग्नल वापस भेजता है कि जी ये सिक्रीट कर दो स्टोमक, या फिर वो हार्मोनल मैकेनिज्म से काम करता है। अब आ जाए जी इनकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते। डिटेल हमने काफ़ी डिस्कस कर ही लिए, मगर फिर भी हम यहाँ पे स्लाइड्स देख लेते हैं। टोटल जितनी भी सिक्रीशंस होती है ना गैस्ट्रिक सिक्रीशन, उसका 30% जो है वो सिफेलिक फेज होता है, और 60% गैस्ट्रिक फेज होता है, और 10% इंटेस्टाइनल फेज होता है। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिफेलिक फेज। सिफेलिक फेज में होता क्या है कि जी फूड अभी स्टोमक के अंदर एंटर नहीं हुआ और पहली सिक्रीशन शुरू हो गई, तो उसका पाथवे क्या है, पाथवे ये है जी आपने कोई भी चीज़ देखी, स्मेल की, सोचा, फूड का टेस्ट आया, अभी मुंह में खाना है या वैसे भूख लग गई है, तो वहाँ से इंपल्स जाएगी जी सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, एपेटाइट सेंटर्स ऑफ एमिगडाला में एंड हाइपोथैलेमस में। तो बेसिकली एपेटाइट सेंटर्स में इंपल्स जाएगी, और एपेटाइट सेंटर्स क्या करेंगे, वो जनाब फिर वेगस नर्व को स्टिमुलेट करेंगे कि भाई इंपल्स लेके जाओ उधर स्टोमक को और इसकी सिक्रीशंस बढ़ाओ। ठीक है, तो ये भी खाना भी स्टोमक में गया नहीं और उससे पहले ही वेगस नर्व से इंपल्स चली गई है
इनटू द स्टमक। दूसरा हमारे पास है जी गैस्ट्रिक फेज। गैस्ट्रिक फेज में वही तीन चीज़ें। गैस्ट्रिक फेज 60% ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन होता है एंड इट बिकम्स अराउंड 1500 ml गैस्ट्रिक फेज में सिक्रीशन जो है, ठीक है। जैसे ही फूड एंटर हुआ स्टमक में, तो स्टमक के अंदर लॉन्ग वेगोवेगल रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो गया, लोकल एंटेरिक रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो गया, और ये जो गैस्ट्रोहिस्टामिन स्टिमुलेशन है वो भी एक्टिवेट होगी और ढेर सारी स्टमक सिक्रीशंस आ गई, ठीक है। फाइनली वी हैव इंटेस्टाइनल फेज। वो कब होता है जी? जब फूड स्टमक से निकल के ड्यूडेनम में चला गया, तब भी अगर गैस्ट्रिक सिक्रीशंस हो रही हैं तो समझेंगे इंटेस्टाइनल फेज ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन, ठीक है। और उसके उस दौरान में आपका स्टमक सिक्रीशन जो है क्या कहते हैं, गैस्ट्रिन की भी सिक्रीशन हो रही होती है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम डायग्राम से देखें तो ज़्यादा सिंपल हो जाता है कि जी इंटेस्टाइनल फेज में, यानी कि इंटेस्टाइनल फेज ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशंस में कौन से मैकेनिज्म काम करते हैं? आप कहेंगे जी नर्वस मैकेनिज्म भी काम करते हैं और हार्मोनल मैकेनिज्म भी काम करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे सिफेलिक गैस्ट्रिक। अब आपको इसमें बेसिक पता होना चाहिए कि सिफेलिक क्या है, गैस्ट्रिक क्या है, इंटेस्टाइनल फेज क्या है ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन। परसेंटेज पता होनी चाहिए कि 30% सिफेलिक में, 60% गैस्ट्रिक में और 10% इंटेस्टाइनल फेज में होती है। तो ये जनरलाइज इसका कॉन्सेप्ट हो जाए तो उसका काम चल जाता है। अच्छा, लेट्स मूव फॉरवर्ड विद गैस्ट्रिक सिक्रीशंस। अच्छा, अभी आखिरी स्लाइड है, इसकी लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया। वो है कि फैक्टर्स इनहिबिटिंग गैस्ट्रिक सिक्रीशन। ये भी अक्सर एमसीक्यूज में आया था या क्वेश्चन आया था छोटा सा एससीक्यू में कि जी व्हाट राइट ऑन द फैक्टर्स इनहिबिटिंग गैस्ट्रिक सिक्रीशन, कौन से फैक्टर्स हैं जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन को कम करते हैं। नंबर 1 तो एंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स है। एंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स ये था कि जब यहाँ पे फूड आता है इंटेस्टाइन, ठीक है, या आगे वाले किसी भी पार्ट से जब भी वो स्ट्रेच करता है तो वो पीछे इंपल्स भेजता है स्टोमक को कि भाईजान अपनी सिक्रेटरी एक्टिविटी भी कम करो और अपनी मोटर एक्टिविटी भी कम करो, ठीक है। तो नंबर 1 इज एंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स, आपने रिफ्लेक्सेस वाले चैप्टर में पढ़ा भी था। इसके अलावा बाकी मुझे मोस्टली हार्मोन्स हैं लाइक सिक्रेटिन, वो भी गैस्ट्रिक सिक्रीशन को कम करता है। सोमैटोस्टेटिन भी गैस्ट्रिक सिक्रीशन को कम करता है। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, इसके तो नाम में ही है कि ये इनहिबिशन करेगा। और वेजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड। सो फैक्टर्स कौन से हैं इनहिबिटिंग गैस्ट्रिक सिक्रीशंस? नंबर 1 इज enterogastric reflex, then is secretin, then is somatostatin, then is gastric inhibitory peptide and vasoactive intestinal peptide। ये नाम लाजमन याद रखो, रटा लगा लो इनको, ये नहीं भूलना चाहिए। वैसे जब हमने अलग से फंक्शंस पढ़े थे सिक्रेटिन की, तो उसमें भी आ था कि इनहिबिट करता है। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड का भी हमने पढ़ा था कि इनहिबिट करता है। वीआईपी का भी, वेजोएक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड का भी हमने पढ़ा था। सोमैटोस्टेटिन का भी हमने पढ़ा था और एंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स भी हमने पढ़ा था। तो ये तमाम चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं, मगर आपको क्विकली क्रिस्प तरीके से ये आनी चाहिए वाईवे के हिसाब से, अगर ऐसी क्यूज है उस हिसाब से। नेक्स्ट मूव करते हैं हम टूवर्ड्स कि जी अब इंटर डाइजेस्टिव जो पीरियड है, क्या उसमें भी कोई गैस्ट्रिक सिक्रीशंस निकलती रहती हैं? यानी कि बंदा ने एक खाना खाया जी, सुबह नाश्ता किया, ब्रेकफास्ट किया सुबह 8 बजे और फिर दोपहर का खाना खाएगा जी वो 2 बजे, तो क्या इसके बीच में भी कोई गैस्ट्रिक सिक्रीशंस होती रहती हैं कि जब वहाँ ना कोई स्टोमक कोई काम कर रहा है, ना कोई इंटेस्टाइन को काम कर रही है, वो आगे गया हुआ खाना, तब भी कुछ सिक्रीशंस होंगी? तो यस, few ml of gastric juice per hour is secreted in interdigestive phase period, मगर वो ऑक्जेंटिक टाइप की नहीं होती, यानी कि वो कोई एसिडिक सिक्रीशंस नहीं होती, बल्कि वो नॉन एसिडिक सिक्रीशंस होती हैं, जिसमें कि म्यूकस सिक्रीट हो गया, थोड़ा सा पेप्सिन सिक्रीट हो गया, मगर एसिड नहीं सिक्रीट होगा। एसिड का काम ही नहीं है, खाली स्टोमक पड़ा है, उसके अंदर एसिड सिक्रीट हुई जा रहा है, तो वो तो डैमेज करेगा स्टोमक को। अच्छा, अब इसी से रिलेटेड एक बहुत ज़बरदस्त पॉइंट, अक्सर बंदों में देखा कि जिनको इमोशनल डिस्टर्बेंस होती है, जिन्हें इमोशनल स्टिमुलस ज़्यादा होते हैं, इमोशनली सेंसिटिव होते हैं, या कुछ स्ट्रेसी फेज चल रहा होता है, तो उनके पेप्टिक अल्सर्स बन जाते हैं। वाई इज़ इट सो? वो इसलिए है कि इमोशनल स्टिमुलाई अगर ज़्यादा हो, उनकी तबीयत ऐसी है, कुछ स्ट्रेसेस लाइफ में हुए, इमोशनल स्टिमुलाई किसी भी वजह से ज़्यादा हो, तो वो ये जो इंटर डाइजेस्टिव फेजेस के अंदर जो नॉन ऑक्जेंटिक सिक्रीशन थी ना, वो ऑक्जेंटिक सिक्रीशन शुरू कर देते हैं। वो बेसिकली एसिड की प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो in the case of emotional stimuli, there is increase in peptic and acidic gastric secretions. पेप्टिक तो होती हैं, उसके साथ एसिडिक गैस्ट्रिक सिक्रीशंस भी होनी शुरू हो जाती हैं, और ये बड़ी ज़्यादा भी होने लग जाती हैं। अराउंड
इट कैन बी ग्रेटर देन 50 ml पर आवर। जो 50 ml पर आवर से इतनी गैस्ट्रिक सिक्रीशन हो रही हैं, क्यों? स्टिमुलस था, इमोशनल कोई स्टिमुलाई या इमोशनल स्ट्रेस, इमोशनल स्टेट। तो फाइनली ये जाके पेप्टिक अल्सर करवा देते हैं, यानी कि छोटे छोटे अल्सर्स करवा देते हैं इन द स्टमक, और वो पेन भी करते हैं। ठीक है, तो ये था फैक्टर्स इनहिबिटिंग गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड व्हाट इज हैपनिंग इन इंटर डाइजेस्टिव पीरियड। लास्ट डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर का कि व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स। ये भी अक्सर पूछ लेते हैं। तो उसमें सिंपल सा है कि गैस्ट्रिन और कोलिसिस्टोकाइनिन ये लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स हैं। ठीक है, गैस्ट्रिन और कोलिसिस्टोकाइनिन ये बेसिकली लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स हैं। ठीक है, इसके अलावा जिस तरह गैस्ट्रिन था उस तरह हम सिंथेटिक गैस्ट्रिन भी बना लेते हैं। सिंथेटिक का मतलब होता है आर्टिफिशियल, जो कि बॉडी में नहीं बना, वो बाहर से हमने बनाया। तो सिंथेटिक जो गैस्ट्रिन है तो वो भी पेंटागैस्ट्रिन है बेसिकली, दैट इज पेंटागैस्ट्रिन। ये भी अगर एमसीक्यू आता है तो ये भी आप सॉल्व कर लो। अच्छा, तो ये लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया, इसमें हमने काफ़ी चीज़ें देखी हैं। पहले तो हमने सारे हार्मोन्स का डिस्कस किया था, ग्लैंड्स, उनके सेल्स का डिस्कस किया था। ठीक है, और अब हमने छोटे छोटे फैक्टर्स इनहिबिटिंग गैस्ट्रिक सिक्रीशन, इंटर डाइजेस्टिव फेज में क्या हो रहा है, केमिकल कंपोजिशन क्या है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन की, और सिफेलिक फेज, इंटेस्टाइनल फेज और गैस्ट्रिक फेज, इन तमाम फेज में सिक्रीशंस किस तरह होती हैं स्टोमक के अंदर, वो सारी हमने डिस्कस किए। तो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया था। ठीक है, सी यू इन नेक्स्ट पार्ट।